तो दोस्तों हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर 3 की। जी हां दोस्तों, और इस पेपर 3 का जो विषय है वो रहने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके चौथे सेमेस्टर के पेपर 3 यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास की 5 यूनिट को कवर करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में जो कि आपके विगत वर्षों में जो आईएमपी प्रश्न थे उनके थ्रू और जो इंपोर्टेंट मुझे लगा कि इस बार से जो अपडेटेड प्रश्न रहेंगे उनके थ्रू पूरी की पूरी तैयारी एक ही वीडियो में आपका पूरी तैयारी होने वाली है और इस एक ही वीडियो में आपका पूरा पेपर समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों दावा तो मैंने कर दिया है, अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम आप लोगों को सिलेबस बता देते कि आखिर पढ़ाई किसकी करनी है। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी इकाई पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपको ऊपर का जो डिटेलिंग है ये आप पढ़ लेना, मैंने पहले ही बता दिया तो उसको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब इकाई 1 में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और साहित्य इतिहास लेखन की साहित्य इतिहास की पुनर्लेखन की समस्याओं की। इकाई 2 में हम भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 3 में हम आधुनिक काल और 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी उसके बारे में पढ़ेंगे और पुनर्जागरण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। द्वैधी युग और छायावादी काव्य के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इकाई 4 में हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं और इनकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इकाई 5 में हम संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा का विकास, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस डिस्कशन है वो होता है समाप्त। अब दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसा दा तासी ने 1839 में, और ये फ्रेंच विद्वान थे। तो इन्होंने एक फ्रेंच भाषा में एक किताब लिखी, इस्तवार दाला लित्रित्यूर एंदो एंदोस्तानी। जी हाँ दोस्तों, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप जैसे ही इसे दोहराएंगे, क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं उनसे ये नाम बोलते नहीं बनता है, लेकिन यदि आप लोग इसे दोहराएंगे 2-4 बार बोलेंगे तो आपसे ये बनने लगेगा। इस्तवार दाला लित्रित्यूर एंदो एंदोस्तानी। फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इतिहास लेखन के प्रकार। अब इतिहास तो लिखा गया, उसको अलग अलग प्रकारों से अलग अलग नजरिए से लिखा गया। पहले लिखा गया वर्ण क्रमानुसार। अब देखिए जो वर्ण क्रमानुसार है, जैसे कि का, ख, ग, इसमें क्या हुआ, जो का वर्ण वाले हैं कवि उनको पहले रखा गया, ठीक है। खा वाले हैं उसके बाद उनको रखा गया, गा वाले हैं उनको उसके बाद रखा गया। इस प्रकार से वर्ण क्रमानुसार इतिहास लेखन के पद्धतियां एक प्रकार से चल गई। दूसरा है काल क्रमानुसार, यानी कि समय या प्रवृत्तियों के आधार पर। इसमें एक प्रकार से काल क्रमानुसार सबसे पहले जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है जॉर्ज ग्रेयसन का। इन्होंने काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तीसरा है विधेयवादी। विधेयवादी में जाति, आप जाति ये नहीं कि कोई यादव, मिश्रा या तिवारी, नहीं, ये वाली जाति नहीं, वो जाति वहां के रहने से रहन सहन वाली उस जाति की यहाँ पे बात हो रही है। वातावरण, क्षण, ये विधेयवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो लेखन किया है, इस पद्धति का अनुसरण किया है वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। नंबर 4 वैज्ञानिक पद्धति। नंबर 5 विचार विमर्श और विमर्श विचारधारा के आधार पर। इसमें स्त्री विचारधारा अलग रहेगी, दलित विचारधारा अलग रहेगी, आदिवासी विचारधारा अलग रहेगी, ओबीसी विचारधारा अलग रहेगी। स्त्री विचारधारा में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा सुमन राजे ने 2003 में। इसी प्रकार से अलग अलग इतिहास लिखे गए। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। साहित्य का अस्तित्व समाज से अलग नहीं होता है। साहित्य कर्म की पूरी प्रक्रिया सामाजिक व्यवहार का ही एक विशिष्ट रूप है, इसलिए वह समाज के इतिहास से अनेक रूपों से जुड़ी होती है और व्यापक सामाजिक इतिहास का अंग भी होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की
4 पद्धतियां मुख्य रही। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? देखो मैंने 5 पद्धतियां बताई हैं, लेकिन इनमें 4 जो मुख्य पद्धतियां रही उनको जान लेते हैं। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसका प्रयोग किया ताशी ने और शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, शिव सिंह सेंगर जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में शिव सिंह मतलब सरोज नाम की एक पुस्तक लिखी। कालानुक्रमी पद्धति, इसमें ग्रियर्सन ने इस्तेमाल किया इसका और मिश्र बंधुओं ने। नंबर 3 वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति का प्रयोग किया गणपति चंद्र गुप्त ने। नंबर 4 विधेयवादी पद्धति, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण विशेष का प्रमुख महत्व रहा, इसका प्रयोग किया आचार्य शुक्ल ने और बच्चन सिंह ने। तो इस प्रकार से 4 पद्धतियां रही इतिहास लेखन की। दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास हम काल विभाजन को पढ़ें, इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो की डिमांड की है राजवंत ध्रुवे ने। तो भाई ने मतलब डिमांड की और मैं भाई की डिमांड पर मतलब वीडियो लेके आ गया। तो इसी प्रकार से यार आपको मैं एक छोटा सा संदेश मतलब छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप यार कमेंट में करो तो ना, मतलब जो भी आपकी डिमांड हो आप डिमांड करो, मैं आपकी डिमांड पूरी कर दूंगा। ठीक है, मतलब विश मांगो, मैं आपकी विश पूरी कर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की। काल यानी होता है समय। ठीक है, तो काल से ये नहीं समझना कि यमराज आने वाले हैं, यमराज नहीं आने वाले। समय का विभाजन कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका काल विभाजन कब से कब तक रहा, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, इससे क्या होता है इतिहास को पढ़ने में सरलता हो जाती है। क्या हो जाती है? सरलता। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काल विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों जैसे ही अपन हिंदी साहित्य के इतिहास में या कोई भी इतिहास पढ़ो आप और उसमें काल विभाजन कर दो तो उसको पढ़ने में फिर आपको एक प्रकार से सहजता होगी और सरलता हो जाएगी। काल विभाजन का आधार कुल मिला के 4 प्रकार के आधार हैं। ठीक है, 4 आधारों में काल विभाजन हुआ है। युग के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, रचनाकार के आधार पर और सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। युग के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल इनको रखा गया। प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल, रीति काल, भक्ति काल। रचनाकार के आधार पर भारतेंदु काल, मतलब एक रचनाकार है भारतेंदु जी, तो इनके मतलब रचनाकार के ही नाम पर एक काल बन गया, द्विवेदी युग बोल सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय काव्य धारा। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब आपके एग्जाम में ये कथन पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आप लोगों को नोट कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है और ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से काल हैं? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक और नाम देते हैं वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल। वीरगाथा काल है जो कि है 993 से 1318 ईस्वी तक, भक्ति काल 1318 से 1643 ईस्वी तक, रीति काल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक और जो गद्य काल है, आधुनिक काल है, वो है 1843 ईस्वी से अब तक यानी कि आज तक। तो रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इन कालों का नामकरण किया गया है। यानी कि जैसी प्रवृत्ति थी आदिकाल की प्रवृत्ति, उसमें वीरगाथा की रचनाएं ज्यादा थी, उसी के अनुसार इन मतलब जो काल विभाजन है उसका नामकरण किया गया है। अब हम प्रश्नों को जाने उससे पहले इस चीज को और समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख मतलब जो इतिहास ग्रंथ हैं उनको और जान लो। ये काफी इंपोर्टेंट चीज है कि मतलब जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको तो ये चीजें पता होनी ही चाहिए। तो कुछ इतिहास ग्रंथ हैं, उनके लेखक और किस साल वो इतिहास ग्रंथ लिखा गया। पहला है इस्तवार दालालित्र त्युर एंदोय हिंदुस्तानी। इसको लिखा गारसादा तासी ने जो कि फ्रेंच विद्वान थे और इसलिए ये इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में। ये लिखा गया 1839 में। दूसरे हैं शिव सिंह सरोज।
इनको मतलब शिव सिंह जो सरोज है, ये इतिहास लिखा गया, ये किताब लिखी शिव सिंह सेंगर ने। इन्होंने 1883 में ये किताब लिखी। तीसरा है द मॉडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा जॉर्ज गैरसन ने। इन्होंने इसमें 952 कवियों को शामिल किया। 1888 ईस्वी में इसे लिखा गया। इसके बाद है हिंदी गोविंद रत्नमाला, इसे लिखा है श्याम सुंदर दास ने 1909 में। मिश्र बंधु विनोद, ये लिखा है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु 3 लोगों को कहा जाता है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव मिश्र। इन तीनों के ग्रुप को मिश्र बंधु कहा जाता है। तो एग्जाम में ये प्रश्न भी आ जाता है। और इन्होंने मिश्र बंधु जो विनोद है, इसकी रचना की 1913 में। और इन तीनों ने मिलकर 4591 कवियों का उसमें वर्णन किया है अपनी किताब मिश्र बंधु विनोद में। अब आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में। इसके बाद मतलब इस जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें कुल मिला के 1000 कवि हैं और इसे एक प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वोच्च इतिहास माना गया है और ये विधेयवादी पद्धति पर आधारित था। इसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित जो किया है वो किया है नगेंद्र ने 1973 में। और है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिखा है बच्चन सिंह ने 1978 में। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि है भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। या अथवा में आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, भारतीय पुनर्जागरण में किन किन संस्थाओं ने योगदान दिया, संक्षेप में प्रकाश डालिए। और इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए मतलब कुल एक प्रश्न को 5 अलग अलग प्रकारों से पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। अब उत्तर को जाने उससे पहले ये तो मतलब जान ले कि ये पुनर्जागरण शब्द जो लिखा है यहाँ पर, ये क्या होता है। जो पुनर्जागरण है, अब ये क्या लिख दिया, पुनर्जागरण शब्द क्या होता है। तो दोस्तों जो पुनर्जागरण है, पुनः मतलब होता है फिर से जानते हो, दोबारा से, ठीक है। और जागरण मतलब होता है जागना, तो दोबारा से जागना ही पुनर्जागरण कहलाता है। अब दोबारा से कैसे जागे, क्यों जागे, किस लिए जागे, ये सब हम जानते हैं इस उत्तर में। मतलब कोई सो रहा होगा तभी तो जागा है दोबारा से, समझ रहे हो। उत्तर में हम लिखेंगे 1857 के विद्रोह से भारतवर्ष की राजनीति में कुछ ऐसी शक्तियों का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप यानी कि परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव अवश्यंभावी हो गया। फलतः सन 1857 के बाद कुछ ही वर्षों में भारत में राष्ट्रीयता का प्रबल वेग उमड़ पड़ा। इससे पहले भारत में राष्ट्रीयता ज्यादा दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि राष्ट्रीय नहीं था, मतलब ऐसे नहीं था कि एक राष्ट्र हो, ठीक है, अलग अलग रियासतों में भारत बटा हुआ था। तो फिर एक प्रकार से ये मान लो कि भारत में अलग अलग रियासतें होती थी, तो फिर भारत में राष्ट्रीयता की भावना उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जो ये 1857 की क्रांति है, तो इस क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रीयता का जो वेग है वह उमड़ पड़ा। इस जागृति से पूर्व भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। इस पृष्ठभूमि पर ही जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी भूमिका तैयार की गई। अनेक वर्षों से विदेशियों की पराधीनता के बंधन में बंधे रहने के कारण हिंदू धर्म सने सने विनाश की ओर बढ़ रहा था, और उसकी रक्षा तभी संभव थी जब वह अपनी सामाजिक कुरीतियों को दूर करे। मतलब जो अंग्रेजी हुकूमत के कारण जो हमारा हिंदू धर्म था ये विनाश की ओर बढ़ रहा था। अब जब तक हम अपनी सामाजिक कुरीतियों को दूर नहीं करेंगे तो यार हमारा उत्थान नहीं हो सकता, हम पतन की ओर ही जा सकते हैं। अब ऐसे में सामाजिक कुरीतियां आप लोग जानते हो, छुआछूत, भेदभाव, ये सभी भावनाएं सामाजिक कुरीतियों के अंतर्गत आती हैं। कई प्रकार की और भी भावनाएं हैं। नारी की जो दशा थी उस समय बहुत खतरनाक थी। भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी से एक नया युग आरंभ हुआ। इस युग में पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क से एक नवीन भावना और चेतना उत्पन्न हुई, जिसने भारतवर्ष के समस्त जीवन, साहित्य, शिक्षा और कला
आदि सभी को प्रभावित किया। यह भारतीय नवजागरण काल, मतलब यहाँ पर इसी को ही भारतीय नवजागरण काल कहा गया और यही भारतीय नवजागरण काल था। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के कारण भारतवर्ष की अर्थनीति, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधनों आदि में बुनियादी परिवर्तन हुए। इसके फलस्वरूप समाज का जो आधुनिकीकरण आरंभ हुआ उसका पुराने धर्मों, संस्कारों, रीति नीतियों और संगठनों से मेल नहीं था। अतः नए यथार्थ और पुराने संस्कारों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस सामंजस्य के साथ ही नए भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। आधुनिक युग में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो नए नए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से अंगीकार कर लिया, पर आर्य समाज वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था। किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि आर्य समाजी वैदिक युग की रीति नीतियों में लौट जाना चाहते थे। उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा पर आर्य समाज का विशेष प्रभाव पड़ा। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय पुनर्जागरण काल के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी मान्यताएं बहुत कुछ बुद्धि, विवेक और तर्क पर आधारित हैं। इनका क्रमशः परिचयात्मक विवेचन निम्नानुसार द्रष्टव्य है, यानी कि दिया गया है। पहला है ब्रह्म समाज। सन 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना करके आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर रखा। आधुनिकीकरण के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया। जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्रीयता विरोधी कहा। यदि जाति प्रथा बढ़ेगी तो उन्होंने इसे कहा यह एक तो अमानवीय है, मतलब मानवीय नहीं है, और ये राष्ट्र का भी एक प्रकार से विरोध करती है। सती प्रथा के विरोध में उनका प्रयास सर्वदा स्मरणीय रहेगा। सती प्रथा, मतलब ब्रह्म समाज के अंतर्गत जो राजा राममोहन राय हैं, एक तो वे जाति प्रथा का खंडन करते हैं, फिर वे सती प्रथा का खंडन करते हैं। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया और उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप सन 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने कानून बनाकर इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। इस प्रकार सती प्रथा का अंत हो गया। उन्होंने विधवा विवाह तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकार है उसका समर्थन किया और संदर्भ विशेष के पाश्चात्य संस्कृति को भी मूल्यवान समझा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार में योगदान दिया। ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों की उन्होंने प्रशंसा भी की। तो यहाँ पर एक प्रकार से उन्होंने तीन चीजों को, एक प्रकार से जाति प्रथा का खंडन किया, सती प्रथा का खंडन किया और जो विधवा विवाह है और स्त्री पुरुष समानता है, इन दोनों का ही उन्होंने एक प्रकार से हमारे राजा राममोहन राय ने समर्थन किया। अब बात कर लेते हैं दूसरे जो एक प्रकार से समाज उत्पन्न हुआ, जो था प्रार्थना समाज। ठीक है, सन 1864 में मुंबई और पूना में केशव चंद्र सेन का आगमन हुआ। उनके प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। वे निरंतर सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया और श्रीमद् भागवत धर्म का अनुसरण करते हुए संकीर्ण विचारधारा को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। रानाडे ने मनुष्य की समानता पर विशेष बल दिया, यानी कि मनुष्य है तो फिर मनुष्य ही रहना चाहिए, मनुष्य को भगवान न बनाओ। इस बात पर रानाडे जी ने, एक प्रकार से महादेव जी ने विशेष बल दिया। वे जाति पाति की प्रथा के विरुद्ध थे और अंतर जातीय विवाह के
पक्षधर थे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह का मतलब है जिस जात के तुम हो उस जात में तुम्हारा विवाह ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों विवाह की बात आ ही गई है तो हमारे पास में बैठे हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी के एक बार मैंने और आप लोगों से कहा था कि इनका मतलब इनकी एज हो चुकी है 23 साल, मतलब 23-24 साल की इनकी एज है। तो यार देखो अभी ऐसा नहीं है कि 4 दिन में इनकी एज 24 साल हो गई है, ये 23-24 साल की ये बीच में होंगी, ठीक है। तो मिश्रा जी को चाहिए एक सुंदर सुयोग्य कन्या, ठीक है, मतलब कन्या को ये भी चाहिए और इनको कन्या भी चाहिए। तो मिश्रा जी को देखनी है लड़की, मतलब मिश्रा जी को लड़की नहीं देखनी, लड़कियों को मतलब उनको भी तो मिश्रा जी को देखना है ना। तो मिश्रा जी को एक कन्या देखनी है या कन्या को मिश्रा जी भी तो देखने हैं, ठीक है। और मिश्रा जी बहुत मतलब एक अमीर खानदान से हैं, ऐसा नहीं मिश्रा जी गरीब है, बहुत करोड़पति आदमी है, इनके पास लाखों करोड़ों की जायदाद भी है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे अंतरजातीय विवाह की बात आई है तो यहाँ पर अब मिश्रा जी हैं जो प्रार्थना समाज के मतलब अनुसरण भी करते हैं। हालांकि देखो वो ब्राह्मण है, मिश्रा जी हैं तो ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन वो प्रार्थना समाज का भी अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पर उनका परिवार ये दबाव तो मतलब देगा ही कि जो लड़की है वो ब्राह्मण होनी चाहिए, लेकिन मिश्रा जी ये कहते हैं कि यार देखो मैं मतलब चूंकि आजकल ये जाति पाति को ज्यादा मानते नहीं है वो, लेकिन देखो प्राथमिकता तो ब्राह्मण को रहेगी। यदि कोई ब्राह्मण कन्या है आपके आसपास तो यार जरूर मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन है मतलब ब्राह्मण कन्या, तो फिर हम क्या करेंगे मतलब थोड़ी बहुत अपनी करवा देंगे, एक दूसरे से बातचीत हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये हमारे भारत में शादी है ना, ये दो परिवारों का मिलन है, दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन है, ठीक है। और इसलिए यदि कोई आपके आसपास ब्राह्मण जाति से कोई ताल्लुक रखता है तो उनकी शादी भी हम करवा देंगे। अब दूसरी बात आती है, चूंकि ये प्रार्थना समाज को भी मानते हैं तो यदि कोई लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो मिश्रा जी अंतरजातीय विवाह के लिए भी मतलब तैयार हैं। तो फिर मतलब मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग देख लेना। मिश्रा जी बिल्कुल सुंदर है, सुशील हैं, योग्य हैं, मतलब समझ रहे हो। तो वे अंतरजातीय विवाह के भी पक्षधर हैं, लेकिन यार उनकी जो फैमिली है उसके सपोर्ट के कारण मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, इस कारण वो अंतरजातीय विवाह नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिश्रा जी का यहाँ पे मैंने जो भी है प्रमोशन कर दिया है शादी का। अब बाकी का काम आपको देखना है यार, मतलब इसलिए भी देखना है क्योंकि यार देखो मेरे सभी भाई हो आप लोग, ठीक है, और मिश्रा जी भी मेरे भाई हैं। तो यार देखो मेरे भाइयों को ही तो मेरी भाई की मदद करनी है, फिर मैं आप लोगों को भी सांठगांठ करवा दूंगा 2-4 जगह, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मिश्रा जी की शादी की बात होती है समाप्त। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की आगे क्या करना है, ठीक है। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। तो मिश्रा जी भी कह रहे हैं जो स्त्री शिक्षित होनी चाहिए, मतलब जो भी मिश्रा जी की एक प्रकार से मिश्री जी आए वो एक प्रकार से शिक्षित होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, तभी तो मजा आएगा शादी में। वे स्त्री पुरुषों को समान रूप से स्वावलंबी देखना चाहते थे। उनके वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, तर्क पद्धति, सामाजिक परिष्कार के प्रति अभिरुचि आदि से स्पष्ट है। वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु उन्होंने पाश्चात्य मत को बिना तर्क के कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने का सफल प्रयत्न किया था। बात करते हैं तीसरे मिशन की या तीसरे समाज की, जो कि है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने उनके स्वामी रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद की गई थी। सन 1893 में विवेकानंद विश्व धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए शिकागो गए। उनका मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था तथा सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने मानवीय समता मतलब होता है समानता में विश्वास होने के कारण जाति प्रथा, सांप्रदायिकता और छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया। तो हमारे विवेकानंद जी भी मतलब इनका कड़ा विरोध करते थे, जाति प्रथा का, छुआछूत का और सांप्रदायिकता का। उनके अनुसार धर्म वह है, अब देखो ये बात याद रख लेना, विवेकानंद जी के अनुसार धर्म वह है जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे। धर्म वही है जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे, जो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव प्रदान करने में सहायता करे। ये है मतलब एक प्रकार से परिभाषा भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है
कि विवेकानंद जी के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है। और ये बात तो यदि मतलब कोई अवेयर पुरुष है, कोई अवेयर व्यक्ति है, कोई अवेयर मतलब स्टूडेंट है, तो उसे ये परिभाषा याद रख लेनी चाहिए। अपने मन में तुम धर्म की जो भी परिभाषा बनाए हो कि मतलब आप लोगों ने पूजा पाठ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो अकेला धर्म नहीं है। इनके अनुसार धर्म की कुछ अलग ही परिभाषा है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला ही धर्म कहलाता है। और आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव जो प्रदान करे, उसे मतलब उसको प्रदान करवाने में जो सहायता प्रदान करे, उसी को तो ही हम धर्म कहेंगे। इस प्रकार विवेकानंद ने हीनता की भावना से ग्रस्त देश को यह अनुभव कराया कि इस देश की संस्कृति आज भी श्रेष्ठता में अद्वितीय है। पश्चिम की भौतिकता में चमत्कृत देशवासियों को पहली बार यह अनुभूति हुई कि हमारी अपनी परंपरा में भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें संसार के समक्ष गौरवपूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने 1867 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की थी? मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों को आधार माना। उनके अनुसार वेद अपौरुषेय हैं और वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वभौम है, अन्य धर्म अधूरे हैं। आर्य समाज ने एक आचार संहिता बनाई थी। इसमें उन्होंने जाति भेद और मनुष्य तथा स्त्री पुरुष की असमानता के लिए मतलब उनके उसमें कोई स्थान न था। निश्चय ही यह एक लोकतांत्रिक दृष्टि थी। हिंदूवादी दृष्टिकोण के बावजूद आर्य समाज ने राष्ट्रीय विचारधारा को अग्रसर करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार इसे दबाने के लिए भरपूर चेष्टा करती रही, किंतु उत्तर भारत के आचार विचार, रहन सहन और साहित्य संस्कृति पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन ने हिंदी गद्य की भाषा के परिष्कार एवं परिमार्जन के महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा समाज में व्याप्त जो अस्पष्टता है, छुआछूत है, उसकी तीखी निंदा की है। आर्य समाज का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से समाज के मध्यम वर्ग के बीच में हुआ, इसलिए इसका प्रभाव अत्यधिक क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। बात करते हैं पांचवें समाज की, जो कि है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। सन 1875 में मदाम ब्लावस्तु और लॉलकार्ट द्वारा न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यह आंदोलन भारतीय धार्मिक परंपराओं पर आधारित था। सोसाइटी के संस्थापक सन 1879 में भारतवर्ष आए और सन 1882 में उन्होंने एक आरटीआर यानी कि मद्रास में इसकी एक शाखा खोली। इस संस्था की इंग्लैंड की शाखा से संबंधित श्रीमती एनी बेसेंट सन 1893 में भारतवर्ष आई और वे सोसाइटी के विकास में तन मन से जुट गईं। श्रीमती एनी बेसेंट ने समस्त देश का भ्रमण किया और हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के पक्ष में ओजस्वी भाषण भी दिए। थियोसॉफी में अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने शिक्षा संस्थाएं खोली। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसी प्रकार की एक संस्था है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि है आधुनिक काल की परिस्थितियां व प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अथवा में यही प्रश्न अथवा में इस प्रकार से भी पूछ लिया जा सकता है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह पूर्ववर्ती युगों से किस प्रकार भिन्न है। या फिर अथवा में पूछ लिया जा सकता है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं कि आधुनिक काल का हिंदी साहित्य मध्यकाल के साहित्य की अपेक्षा अधिक संपन्न और आशाजनक है। या इसके अथवा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अपने आप में ही देखो, एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रश्नों को समझ लिया करो यार, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, यानी कि एक किसी विद्वान ने कहा था, प्रश्न एक बार जो समझ गया ना, प्रश्न ही उत्तर है। एक बार प्रश्न को समझ लो, प्रश्न पूछ क्या रहा है। आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर अपन को संक्षिप्त परिचय देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रमुख प्रवृत्तियां,
पूर्ववर्ती युगों का इसी यही मतलब होता है प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, तो एक बार यदि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया तो आधा काम तो आप लोगों का हो गया। चलिए जानते हैं आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की। उत्तर में हम लिखेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। इस काल के साहित्य में विलक्षण विविधता पाई जाती है। इस काल में न केवल काव्य के अंतर्गत एक यथार्थवादी भौतिक दृष्टिकोण का विकास दिखाई देता है, वरन गद्य साहित्य के प्रादुर्भाव एवं विभिन्न रूपों में विकास के कारण ही हमारे साहित्य हमारे ऐहिक और यथार्थ जीवन का पूर्ण रूपेण वास्तविक प्रतिबिंब बनकर उतरा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नव चेतना के दर्शन हमें दिखाई देते हैं, नव चेतना के दर्शन होते हैं और साहित्य की विविधमुखी विकास, मतलब साहित्य का विविधमुखी विकास भी हुआ है। लेकिन नूतन मतलब नूतन प्रवृत्तियों का यह आविर्भाव किसी चमत्कारी घटना के समान एकाएक नहीं हुआ, बल्कि उसका बीज उपयुक्त परिस्थितियों से पोषण पाकर अंकुरित एवं पल्लवित हो इस रूप में दिखाई देता है। वस्तुतः तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि का आधुनिक काल की इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामान्यतः आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं का वर्णन हम निम्नांकित रूप में कर सकते हैं। अब कौन कौन से रूप हैं, यही इनकी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रवृत्तियां ही विशेषताएं हैं। तो देखो, प्रवृत्तियां और विशेषताएं ये दोनों एक ही बात है। पहली प्रवृत्ति है गद्य का विकास। आधुनिक काल में पक्ष के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ, लेकिन इसके कारण एक दूसरे के विकास में कोई अवरोध नहीं आया। इससे पूर्व हमारे साहित्य का केवल काव्यांग ही विकसित हुआ था और उस समय तक साहित्य पद्य का ही पर्यायवाची था। लेकिन गद्य के आविर्भाव को परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई। गद्य का आविर्भाव एवं विकास इस युग की प्रमुख विशेषता है। आधुनिक काल की इसी विशेषता को लक्ष्य कर आलोचक इसे गद्य काल कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रवृत्ति की, जो कि है खड़ी बोली का विकास। प्रवृत्ति नंबर 2, खड़ी बोली का विकास। आधुनिक काल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता भाषा संबंधी परिवर्तन के रूप में दृष्टिगोचर होती है। खड़ी बोली के विकास की दृष्टि से यह काल अपना विशेष महत्व रखता है। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वह व्यापक होने के कारण उसमें अंग्रेजी व उर्दू का समावेश भी हो गया। इस प्रकार खड़ी बोली का जो शब्द भंडार है उसकी समृद्धि पर इस काल में विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आधुनिक काल में खड़ी बोली के शब्द भंडार की समृद्धि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बात करते हैं नंबर 3, राष्ट्रीय भावना का विकास। आधुनिक काल की प्रमुख भावना राजनीतिक चेतना होने के कारण इसकी प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना का विकास करना रहा। इस काल के कवियों ने निर्धन किसानों व मजदूरों की चर्चा की, विद्यार्थी समाज के उत्थान पर ध्यान देने के साथ साथ नवयुवकों में देशभक्ति का संचार भी किया। इसके अतिरिक्त हिंदू मुस्लिम एकता की ओर भी इन कवियों का ध्यान गया और साहित्य में गांधी जी का अहिंसात्मक राष्ट्र प्रेम का सिद्धांत भी प्रतिध्वनित हुआ। अंतर्राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व के स्वर भी इस युग के काव्य में मुखरित हुए। परतंत्रता के कारण के बंधन में जकड़ी हुई भारत लक्ष्मी का वर्णन करते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में। पूंजीवादी व्यवस्था को उलटने का संदेश देते हुए गुप्त जी कहते हैं, तोड़ अमीरों के मंसूबे, गिनना दिनों की घड़ियां, बुला रही है तुझे देश की कोटि कोटि झोपड़ियां। अब बात कर लेते हैं चौथी प्रवृत्ति, जो कि है जनवादी विचारों की प्रमुखता। आधुनिक कालीन साहित्य में जनवादी विचारों को प्रधानता प्रदान की गई है। इसी कारण इस युग का काव्य जनवादी विचारों से समन्वित हो यथार्थ की भूमिका पर विकसित। बात करते हैं पांचवी प्रवृत्ति की, जो कि है शैली परिवर्तन। आधुनिक काल की एक अन्य विशेषता यह है कि इस युग में शैली परिवर्तन प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इस युग में गद्य शैली के विकास होने से एक ओर तो नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना यानी कि सम आलोचना, गद्य काव्य, जीवन चरित्र व आत्मकथा आदि विधाएं विकसित हुईं तथा दूसरी ओर पद्य शैली में भी विविधमुखी परिवर्तन हुआ है। आधुनिक कविता में इतिवृत्तात्मकता के साथ साथ छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी आदि काव्य शैलियां भी विकसित हुई हैं।
तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो छायावाद है, रहस्यवाद है, ये प्रगतिवाद है, ये सभी काव्य शैलियों के ही प्रकार हैं। हमारी छठवीं जो प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार के स्वस्थ स्वरूप का विकास। आधुनिक काल में श्रृंगार भावना का सुष्ट व स्वस्थ स्वरूप विकसित हुआ। इस युग में नारी वासना की मूर्ति न रहकर सौंदर्य शालिनी व शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हुई। अतः आधुनिक कालीन साहित्य सौंदर्य अनुभूति का साहित्य है। इसके साथ ही इस युग में पाप पुण्य की परिभाषा भी परिवर्तित हो गई, ताकि साहित्य पर फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों की प्रधानता भी दिखाई देती है। बात करते हैं सातवीं प्रवृत्ति की, जो कि हमारी अंतिम प्रवृत्ति रहने वाली है, प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण। आधुनिक काल में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण करने की ओर कवियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। इस युग में प्रकृति का केवल उद्दीपन रूप में ही चित्रण नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति सौंदर्य को स्वतंत्र काव्य के रूप में भी चित्रित किया गया। मानवीयकरण आदि सर्वथा नवीन प्रणालियों के विशद उदाहरण भी इस काल के साहित्य में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का जो संक्षिप्त परिचय है वो होता है समाप्त। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों के बारे में, यानी कि भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे, इस बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो जानते हैं इसके प्रमुख कारणों की और जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। अपने प्रख्यात ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय पर विचार करते हुए लिखा है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह जो अवकाश है, वह एक प्रकार से वह अवकाश नहीं रह गया। उसके सामने ही उसके जो देवी देवता थे, देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे मुस्लिम साम्राज्य आया तो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों को ढाया गया और हमारे जो देवी देवता थे उनका अपमान किया गया और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब वहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे बढ़कर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, यानी कि वो फैलने लगा, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह पाए। इसके बाद जो परस्पर जो राज्य लड़ रहे थे, एक दूसरे से हिंदू राजा लड़ रहे थे, वो भी नहीं बचे। इन पर भी मुस्लिमों ने अटैक कर दिया। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मार्ग नहीं रहा। और कोई मार्ग क्या था, इसके अलावा और दूसरा मार्ग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। शुक्ल जी का यह कथन आरंभ से ही विवाद का विषय रहा है। पिछले प्रश्नों पर हमने भक्ति काल का जो परिचय प्राप्त किया है, क्या उससे शुक्ल जी का यह कथन सही प्रतीत होता है? शुक्ल जी के इस कथन से सबसे पहले असहमति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रकट की। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका में स्पष्ट मत प्रकट किया कि हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति के साथ ही जोड़ना उचित नहीं है। वे इस बात से भी सहमत नहीं है कि हिंदी साहित्य एक हतदर्फ पराजित जाति की संपत्ति है, इसलिए उसका महत्व उस जाति के राजनीतिक उत्थान और पतन के साथ अंगादि भाव से संबद्ध है। उनका निश्चित मत है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा नहीं होता जैसा आज है। यानी कि इस्लाम की देन है जिसके कारण भक्ति काल आया और उसके बाद रीति काल, क्योंकि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो ये भी फिर भक्तियों पर वैसी रचनाएं शायद ना लिखी जाती। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ संदर्भ साहित्य का इसलिए माना जाता है कि द्विवेदी जी का उक्त कथन संपूर्ण भक्ति आंदोलन के संदर्भ में विचारणीय है। अब आगे हम बात करते हैं उपयुक्त दोनों तरह के मतों के विवाद में न पढ़कर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा ने शर्मा के शब्दों में यह कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन पर इस्लामी विजय के प्रभावों को यद्यपि मतभेद और विवाद रहा है, तथापि
हमारी संपत्ति में इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि 12वीं सदी के अंतिम दशकों में तुर्की द्वारा भारत विजय और इस्लाम के आगमन ने ऐसी प्रभावकारी शक्तियों को बढ़ावा दिया जिससे परवर्ती सदियों में लोकप्रिय आंदोलन के रूप में भक्ति के विकास जो मार्ग है वह भक्ति का जो विकास मार्ग है वह प्रशस्त हुआ, आगे बढ़ा। वस्तुतः भक्ति आंदोलन के उदय का संबंध उस युग की परिस्थितियों में निहित है जिनका उल्लेख हम पीछे कर आए हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, 12वीं सदी के बाद भारत में तेजी से व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे व्यापारिक पूंजीवाद की संज्ञा दी है और इस विकास का संबंध भक्ति आंदोलन से जोड़ा है। दूसरा कारण यह है कि मुस्लिम शासकों के आने से हिंदू सामंतशाही कुछ हद तक कमजोर अवश्य हुई। इसने भारत में वर्ण धर्मीय सामंती जो समाज व्यवस्था है उसके दो महत्वपूर्ण आधारों सामंत और पुरोहितों की शक्ति को कमजोर कर दिया। यानी कि एक सिंपल सी बात है, मुस्लिमों के आने से हिंदू भी एक होने लगे। पहले हिंदू जो एक प्रकार से सामंतवाद चल रहा था, पुरोहितवाद चल रहा था, उनकी शक्तियों को कमजोर कर दिया। तीसरा कारण यह है कि इस दौर में नगरों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गई। अकबर के जमाने में 3200 कस्बे थे। चूंकि नया वर्ग बुनियादी तौर पर नगर निवासी था, इसलिए उसने उपलब्ध संसाधनों को अधिकतर शहरों में भी व्यय किया। श्रमिक वर्गीय जो नगरों के उदय और मुस्लिम शासकों द्वारा बाहरी विश्व से पुनः संबंध स्थापन से व्यापार को नई प्रेरणा मिली। चौथे, इस आर्थिक सक्रियता के पीछे इस काल में होने वाला तकनीकी विकास भी इस काल में हुआ था। इसने शिल्प और कृषि उत्पादन को बढ़ाया और व्यापारिक गतिविधियों को तेज किया। मध्यकालीन भारत ये किस चीज में है, यहाँ पे ये दिखा गया है। इससे वर्ग संबंधों में कुछ परिवर्तन आना आवश्यक था, जैसा कि डॉक्टर नामवर सिंह का विचार है। यदि प्रोफेसर हबीब के शोध निष्कर्ष सही है तो स्पष्ट है कि 13वीं-14वीं सदी में तुर्कों के कारण भारतीय समाज के सामंती ढांचे के अंदर व्यापारी पूंजीवाद के विकास की दिशा में अवश्य ही कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए होंगे, जो देर सवेर सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हुए सांस्कृतिक साहित्यिक परिवर्तन के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार कर सके होंगे। यह कैसे संभव हुआ, इस पर विचार करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वर्मा कहते हैं, नई स्थितियों के चलते देश में कारीगर व कामगार श्रेणियां जो थी वो पहले की अपेक्षा अधिसंख्यक और मजबूत बनने लगी होंगी। उनके कार्य का सामाजिक महत्व बढ़ने लगा होगा और उनकी भौतिक स्थिति में भी सुधार होने से उनमें अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति तीव्र असंतोष व प्रतिक्रिया पैदा होना स्वाभाविक है। समता व भ्रातृत्व भाव वाले इस्लाम धर्म की उपस्थिति ने इसे अवश्य ही तीव्र किया होगा। भारतीय समाज पर तुर्कों के कुछ विचारात्मक अथवा सांस्कृतिक प्रभाव भी रहे हो सकते हैं। फलतः दलित जातियों में निसंदेह नई उमंगों और आकांक्षाओं और विरोधी चेतना का संचार हुआ होगा। अब वे पहले की अपेक्षा अधिक निर्भीक हो गई होंगी। उनके सामने अब इस्लामी विकल्प भी था, जिसे अंगीकार करके वे सामाजिक सोपान पर ऊपर चढ़ सकती थीं। उधर केंद्रीय तुर्की राज्य के विकास तथा निरंतर प्रसिद्ध बाजार में नई वस्तुओं के आने के कारण जिस व्यापारी और आड़ती वर्ग का सीधा विकास हुआ, वह भी हिंदू समाज में अपने सामाजिक दर्जे से असंतुष्ट था। निचले स्तर पर दक्ष शिल्पकार और व्यापारियों के बीच अनेक साझा हित विकसित हुए थे। ऐसी स्थिति में कट्टर पौराणिक मत व जाति व्यवस्था के बंधन ढीले हो, यह अस्वाभाविक नहीं था। स्वाभाविक था, यदि इस प्रकार से मुस्लिम अटैक होगा तो फिर जाति व्यवस्था के बंधन वो हैं ढीले हो जाएंगे, सब एक होने को रहेंगे। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसने समाज के कट्टर रूढ़िवादी तत्वों को छोड़कर पूरे समाज में विशेष रूप से उनके निचले कहे जाने वाले हिस्से में अभूतपूर्व वैचारिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तन की मानसिकता निर्मित की, भक्ति को लोकप्रिय आंदोलन का रूप प्रदान किया। आइए इस भक्ति आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व को समझें। अब अपन को महत्व को नहीं समझना, यहीं पर हमारा आंसर होता है समाप्त। अब हम बात करते हैं भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के बारे में, यानी कि भक्ति काल में कौन कौन सी प्रमुख काव्य धाराएं रहीं, आइए जानते हैं।
सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, हिंदी साहित्य के मध्यकाल मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग है, जिसे विद्वानों ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्ट में आ जाता है और कुछ नुमाइने एक प्रकार से नमूने हैं, उन पे ये नहीं बनता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रश्न को एक प्रकार से इस लाइन को याद कर लेना, दिमाग में रख लेना। भक्ति काल यानी कि स्वर्ण काल। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक निर्धारित की गई है। साहित्य के इस काल को सर्वांगीण विकास का काल कहा गया, जिसमें साहित्य, संस्कृत, लालित्य भाव और भाषा सभी दृष्टि से श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। इस समय श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। भक्ति काल का साहित्य भारतीय साहित्य के उत्थान का साहित्य है। उत्थान का साहित्य, यहाँ पर भक्ति काल का साहित्य भारतीय समाज के उत्थान का साहित्य माना जाता है, क्योंकि इस समय समाज में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई जिससे कि समाज का उत्थान हो सके। शिव कुमार शर्मा के शब्दों में विचारों की उत्तमता, भावना, अनुभूतियों की प्रकष्टता, काव्य संबंधी उद्देश्य और दृष्टिकोण की उदारता, कला पक्ष और भाव पक्ष की उच्चता, भावनाओं की मधुरता और संगीत की आस्वादनीयता, काव्य रूपों, शैलियों तथा भाषाओं की विविधता, सहज रसनीयता और भारतीय संस्कृति का की भास्वरता यानी कि भाषा की स्वरता आदि की दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य यह अतुलनीय है। इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अतः भक्तिकालीन साहित्य प्रत्येक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ साहित्य, हिंदी साहित्य का सबसे बेस्ट साहित्य है भक्ति काल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भक्ति काल में प्रमुख रूप से दो काव्य धाराएं विकसित हुई। अब देखो, दो काव्य धाराएं विकसित हुई, एक थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। पहले हम निर्गुण की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सगुण काव्य धारा की बात करेंगे। नंबर 1 है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत उस ईश्वर की भक्ति की गई जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सभी जगह व्याप्त है, सभी सबसे ज्यादा शक्तिमान है, शक्तिशाली है तथा समस्त गुणों से ऊपर है। जितने भी मानवीय गुण हैं उन सभी गुणों से ऊपर है। वह निराकार है, उसका कोई एक छोटा आकार नहीं है। अक्षय पुरुष आजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है। आगोचर है तथा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई, एक ऐसे ईश्वर की भक्ति की गई जो कि सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, समस्त गुणों से ऊपर है। यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। अब निर्गुण काव्य धारा की को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला है ज्ञान मार्गी कि संत काव्य धारा, दूसरा है सूफी काव्य धारा। संत रहेंगे तो वो ज्ञान देंगे और सूफी रहेंगे तो वो प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम की तलाश में प्रेम को ही एक प्रकार से भक्ति मानते हैं। तो आइए जानते हैं। देखो, संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी काव्य धारा, इसमें क्या होगा, इसमें यह एक निर्गुण काव्य धारा की एक शाखा को संत काव्य धारा कहा जा सकता है। इस शाखा को, इस काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। इसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वह व्यक्ति जिसने संत रूपी परमत्व को प्राप्त कर लिया है वही संत है। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं नामदेव, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, रज्जव दास, मलुक दास, सुंदर दास आदि। ये सभी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। दूसरी है जो कि निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी जो शाखा है वो है सूफी काव्य धारा, और इसी को हम कह सकते हैं प्रेम मार्गी काव्य धारा। इस काव्य धारा को प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी या प्रेम आख्यानक आदि नामों से भी जाना जाता है। इस शाखा को पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को जाता है, इसलिए इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद आदि इसमें इसके प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं सूफी काव्य धारा के।
अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी शाखा की, जो भक्ति काल की दूसरी शाखा है वो है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत वैष्णव भक्ति की धारा प्रभावित हुई, मतलब प्रवाहित हुई। इसमें भगवान विष्णु के राम और कृष्ण के रूप में, मतलब भगवान विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण, इनके रूप में अवतारों की महिमा का वर्णन मिलता है। इस आधार पर सगुण काव्य धारा मतलब भी ये दो भागों में विभाजित हुई। एक रही कृष्ण भक्ति काव्य धारा और दूसरी रही राम भक्ति काव्य धारा। अब कृष्ण काव्य धारा है उसको जान लेते हैं। कृष्ण काव्य धारा, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य धारा का विशेष महत्व है। इस काव्य धारा में कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसमें कृष्ण जी की लीलाओं का चित्रण किया गया है। यह काव्य कृष्ण के प्रति प्रेम की गहन अनुभूति का काव्य है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं और कई ऐसे कवि हैं जो कि कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी काव्य धारा है राम काव्य धारा, यानी कि राम भक्ति काव्य धारा। किस काव्य धारा के कवियों ने विष्णु के अवतार, यहाँ पे इस काव्य धारा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार में जो राम रूप की उपासना को अपना आधार बनाया। यहाँ पे भगवान विष्णु के राम के रूपी, जो भगवान राम ने अवतार लिया था, उनको अपनी भक्ति का आधार बनाया, उपासना का आधार बनाया। राम भक्ति साहित्य में राम के लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा परब्रह्म स्वरूप के साथ साथ शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वय को प्रस्तुत किया गया। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत उसके अध्ययन से ऐसा अनुमान होता है कि राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक हैं। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ पर हमारी जो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, काव्य धारा हैं, वो होती हैं समाप्त। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली और साहित्य पर प्रकाश डालिए, या इसके अथवा में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। तो निबंध तो इनके व्याख्यात हैं। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे कभी पढ़ना तो आनंद में ना आनंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। अबे मेरा नाम नहीं बदलना, आनंद आएगा, ठीक है। और नहीं आया यार, तुम एक गैर रसिक व्यक्ति हो, तुमको किसी चीज में आनंद नहीं आता, तो फिर यार मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, क्योंकि यदि मैं बातों में लग गया ना तो मेरे को बातें करने में बहुत मजा आता है, और तुम भी हो, तुम्हें बातें सुनने में बहुत मजा आता है, मैं जानता हूं। उत्तर में हम लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में प्रचलित काव्य विधा को परिमार्जित, यहाँ पे भारजित लिख गया, परिमार्जित करके उसे स्वस्थ रूप प्रदान करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बड़ा योगदान रहा। वे अपने समय के युग दृष्टा थे। गद्य प्रवर्तक के रूप में उनका सर्वोच्च स्थान है। उनके कार्यकाल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जा सकता है। तो ये बात भी आपको याद में रखनी है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कई विद्वान, उनको विद्वान नहीं कहेंगे, वो यदि ऑप्शन आ जाते हैं 4, उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाता है ना, तो वो उनको भी लगाए आते हैं और अपना 1 नंबर वहां पे व्यर्थ ही गवा देते हैं। तो ऐसे विद्वानों से दूर रहें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक मानते हैं। नहीं भाई, द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, क्योंकि उनके आगे ही महावीर लिखा है, ठीक है। ये कौन सा तर्क है यार, उन्होंने कुछ किया होगा ना, ऐसा उनकी जो शैली होगी, कुछ रहा होगा, समझ रहे हो। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में राय बरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ। आपके पिताश्री राम सहाय द्विवेदी जो महावीर हनुमान है, उनके हनुमान जी के परम भक्त थे। अपने बजरंगबली जी हैं, इनके पापा थे ना, वो परम भक्त थे। इसलिए उन्होंने अपने आराध्य देव के नाम पर इनका नाम महावीर प्रसाद रखा। तो अपने जो आराध्य हैं, यानी कि जिनकी वो आराधना करते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया महावीर प्रसाद। तो नाम में इतना दम है, महावीर प्रसाद। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में पूर्ण कर जब स्कूल में भर्ती हुए तो उन्होंने अंग्रेजी और फारसी का अध्ययन किया। अब देखो, अपने जो द्विवेदी जी हैं, ये अंग्रेजी भी जानते हैं और फारसी भी जानते हैं। और अपने पिता के साथ कलकत्ता आकर द्विवेदी जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती का अध्ययन किया। अब देखो, एक आदमी कितनी भाषाओं को जानता है। फारसी,
संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, 5-5 भाषा, और हिंदी को तो जानते ही थे। 5-5 भाषाओं का ज्ञान था, और तुम कह रहे हो तुम बिना पढ़े पास हो जाओगे। अबे बिना पढ़े पास जरूर हो जाओगे, लेकिन वो तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं होगी वैसी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था करवाना चाहती है। वैसे यदि तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं होगी तो फिर समझ रहे हो, तो फिर तुम वैसे ही हो जो कहते हैं ना कि बिना आकार का कोई पत्थर मूर्त नहीं बनता। ठीक है, यदि किसी पत्थर को मूर्ति बनाना है, ठीक है, उसको एक पहचान चाहिए, तो उसे आकार लेना ही होगा, उसमें हथौड़े लगने भी पड़ेंगे। मतलब तो इसी प्रकार से तुम्हारा भी है, अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। मतलब समझ रहे हो, तुम्हें मतलब जो भी है तुम्हारा फील्ड में जो भी काम है वो करना होगा। बिना काम किए तुम्हें एक प्रकार से सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हारा नाम नहीं होगा, समझ रहे हो। और यदि मिल भी गई तो ऐसी सफलता का क्या मजा, मतलब कूड़ेदान में डाल दो यार। यदि ऐसी कोई सफलता मिल रही है, तुम्हें बिना करे कुछ मिल रहा है, ठीक है, उसको कूड़ेदान में फेंक दो। अध्ययन समाप्त कर उन्होंने रेलवे विभाग में कई वर्षों तक विभिन्न पदों पर नौकरी की, पर अपने स्वाभिमान को लेकर द्विवेदी जी ने ये नौकरी छोड़ दी। अब उनके आत्मसम्मान की कोई बात आ गई होगी तो उन्होंने नौकरी को लात मार दी, समझ रहे हो। रेलवे से त्यागपत्र देकर वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगी। आपने हिंदी साहित्य की सेवा कर एक नवीन युग की रचना की जो द्विवेदी युग कहलाया। आपकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938 को हो गई थी। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं को, मतलब उन्होंने दोनों विधाओं में रचनाएं लिखी हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: काव्य ग्रंथ, बिहार बाटिका, गंगा लहरी, विनय विनोद, निबंध संग्रह, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर और संचयन। ये इनके कुछ प्रमुख निबंध संग्रह हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी भाषा शैली की, मतलब किस भाषा में ये अपने निबंधों को, अपनी रचनाओं को लिखते हैं। तो द्विवेदी, अब चूंकि 5-6 भाषाओं के ज्ञाता हैं तो समझ रहे हो, किसी एक भाषा का प्रभाव तो दिखाई नहीं देगा। अब तुमने केवल एक छोटा सा गांव देखा है तो तुम्हारे पर्सनालिटी में उस गांव की एक प्रकार से झलक देखने को मिल जाएगी। लेकिन यदि तुम पूरी दुनिया घूम आए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया कैसी है, समझ रहे हो। तो फिर तुम्हारी पर्सनालिटी में वो सब दिखेगा। तो इसलिए कहते हैं कि घूमा करो। द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। वह व्याकरण सम्मत और साहित्यिक हैं। उनमें प्रौढ़ता और ओजस्विता है। ये ओजस्विता बहुत बड़ी बात है। ये जो एक, मतलब मैं कहता हूं, इस एक शब्द को यदि तुम समझ गए ना तो जीवन सफल है। उसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, कहीं कहीं तद्भव शब्दावली भी है। भाव अर्थ की सुंदरता के लिए द्विवेदी जी ने अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो समझ रहे हो, उन्होंने सबका प्रयोग कर लिया। आपकी शैली मुख्य रूप से 4 प्रकार की है: परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, या इसको आप गणवेशनात्मक शैली बोलते हैं, व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यात्मक शैली का तो बहुत ज्यादा मजा है। मतलब इनकी जो म्युनिसिपैलिटी के कारनामे जो निबंध है उसमें व्यंग्यात्मक शैली ही है, और पढ़ के बहुत मजा आता है कि इतनी बड़ी समस्या को आप व्यंग्य शैली में बता रहे हो। बहुत मजा आता है यार, पढ़ा करो यार। क्या करते हो तुम लोग, मतलब मोबाइल चलाते रहते हो। रील स्क्रॉल करने से अच्छा है कोई किताब पढ़ ली जाए, ज्ञान भी मिलेगा, आगे के मतलब तुम्हारा फ्यूचर है वो भी ब्राइट होगा। इन सभी प्रकार की शैलियों से विषय की स्पष्टता स्वतः हो जाती है। द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को अनिश्चय की स्थिति से निकालकर एक निश्चित रूप प्रदान किया। इनसे पूर्व हिंदी गद्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं था। द्विवेदी ने व्याकरण का प्रवेश कर हिंदी गद्य को शुद्ध रूप प्रदान किया और व्याकरण सम्मत बनाया। सरस्वती में छपे अपने लेखों के द्वारा इन्होंने विविध विषयों का हिंदी जगत को परिचय कराया। अनेक लेखकों की भाषा संबंधी त्रुटियां दूर की। अंग्रेजी के लेखकों द्वारा स्थापित नए विचारों और भावनाओं तथा वैज्ञानिक प्रगति को हिंदी साहित्य में लाने का श्रेय अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य एवं उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। बहुत से लोग इस प्रवृत्ति शब्द से मतलब भयभीत हो जाते हैं। अबे भयभीत नहीं होना, इसका अर्थ होता है विशेषताएं, ठीक है। तो भयभीत नहीं होना, विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब ठीक है, प्रवृत्तियां भी लिख देना, अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तुम ऐसे लगते हो कि तुम साहित्य के विद्यार्थी हो, इसलिए तो प्रवृत्तियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी एक और शब्द आ जाता है साहित्य इतिहास।
तो साहित्य का इतिहास ही साहित्य इतिहास रहता है। अब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, इतना तो तुमसे बनना चाहिए। ठीक है, इसके उत्तर में हम लिखेंगे सामान्य रूप से प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट शब्द का पर्याय है। पर्याय मतलब पर्यायवाची, जिसका अर्थ प्रयोग है। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग करना। तो वैज्ञानिक लोग करते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट, वो उसमें अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं, वैसे ही कि ये वाला द्रव इसमें डाल दिया, फिर इसमें ये फिर विस्फोट हो गया, तो फिर जो वैज्ञानिक थे उनका जो मुंह है वो जल गया, मतलब उनका भी काम खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट शब्द का मतलब जो भी है यार, मेरी नजर में ये प्रयोगशील कवि विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके कविता का मार्ग निश्चित करता है। अतः प्रयोग शब्द सामान्य अर्थ में व्याप्त न रहकर विशेष पारिभाषिक अर्थ में रूढ़ हो जाएगा, मतलब रूढ़ एक प्रकार से सीमित हो गया। हिंदी में इसे नई कविता नाम भी दिया गया। अज्ञेय इस धारा के प्रमुख कवि हैं। अब यदि तुमने मुझसे एमए हिंदी साहित्य के 4th सेमेस्टर का पहला पेपर पढ़ा है तो ये इस प्रयोगवादी काव्य एक प्रकार से मैंने पूरा समझा दिया है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न की मैं व्याख्या करूंगा। मैं इतना वो नहीं हूँ कामचोर कि मतलब इस प्रश्न को मतलब डिस्कस ना करूं। मैं ये कह दूं कि नहीं यार उसमें मैंने पढ़ा रखा है, तुम लोग वहां पे जाओ और उस वीडियो पे ये करके इस लिंक पे जाके इसको क्लिक करो। अब व्यापारी थोड़ी हूँ, मतलब मेरे को चाहिए कि मजा लो तुम लोग यहीं पे। ठीक है, तो मतलब ये एक वो नहीं है, बस ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग इस फलानी लिंक पे जाके अपनी डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस फलानी लिंक पे जाओ और उस पे जाके इसे क्लिक कर दो। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम इस एक ही वीडियो में, मैंने यदि कहा है ना, तो इसी वीडियो में तुम्हें सब कुछ मिल जाए, तुम किसी दूसरे वीडियो पे क्लिक करो, ये कुछ नहीं यार। ठीक है, तो प्रयोगवाद एक प्रकार से प्रगतिवाद की विरोधी विचारधारा है। प्रयोगवादी कवि नवीन शब्दों, नवीन भाषा का सहारा लेता है। फलतः वह कविता के नाम पर एक गोरख धंधा कर देता है। उनके वर्णन प्रायः, मतलब यार क्या क्या बातें लिखी हैं यार, उनके वर्णन प्रायः निरर्थक, हास्यप्रद एवं अश्लील होते हैं। प्रायः समस्त कवि पूंजीवादी हैं। वे ऊंची सरकारी नौकरियों पर लगे हुए हैं तथा साम्यवाद के प्रति उनके मन में कोई आस्था नहीं है। प्रयोगवाद का विकास, प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञेय के संपादन काल, एक प्रकार से उसमें प्रकाशित तार सप्तक, तार मतलब एक प्रकार से ये मान लो सप्तक मतलब 7 कवियों का समूह है, इससे माना जाता है। इस तार सप्तक के 7 कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा की कविताओं का संग्रह हुआ है। इन 4 कवियों के संबंध में अज्ञेय का कथन है, अज्ञेय जी के शब्दों में, किसी एक स्कूल के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राही के अन्वेषी हैं। सन 1951 में अज्ञेय जी के संपादकत्व में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें फिर 7 कवि भवानी प्रसाद मिश्र, अपने मिश्रा जी आ गए, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती की कविताओं का संग्रह हुआ है। सन 1958 में प्रयोगवादी कविता के विरुद्ध प्रक्रिया हुई तथा जीवन से संबंधित कविताएं लिखी जाने लगी। नई मतलब यह नई कविता कहलाई। इस प्रकार 15 वर्ष के अल्प समय में प्रयोगवाद का जो जोर है वह कम हो गया था, मतलब इसके अल्पकाल के समय में फिर नई कविता आ गई। ठीक है, तो प्रयोगवाद का परिवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में देखा जा सकता है। एक थी राजनीतिक परिस्थिति। अब देखो 1943 का माहौल है, तो उस समय राजनीति कैसी होगी, पार्टी आर्टी तो ज्यादा होंगी नहीं, और देश गुलाम भी था 1943 के अंतर्गत। तो फिर मतलब समझ रहे हो, तो परिवेश बहुत मैटर करता है यार कविताओं पर। तुम्हारा परिवेश तुम्हारे दिमाग पर बहुत मैटर करता है। जैसा तुम्हारा आसपास का माहौल होगा वैसा तुम्हारा दिमाग होगा, सिंपल सी तो बात है। तो राजनीतिक परिवेश क्या है, परिस्थिति क्या है? जिस समय प्रयोगवाद का उदय हो रहा था उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। यह समय मांस की परतंत्रता, बेकारी और भुखमरी का युग था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की सोचनीय थी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी वो भी सोचनीय थी। यूरोप में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर उसमें भयंकर जो जनसंहार हुआ, मतलब आदमी मरे, तथा विध्वंस के कारण प्रयोगवादी कविता का श्री गणेश हुआ था। पूंजीवाद अपने अस्तित्व को बचाने में
प्रयत्नशील था, मतलब जो पूंजीवादी थे वो अपना अस्तित्व बचाना चाहते थे कि हमारी पैसा है ये किसी को ना मिले, ये हम ऊपर से लेके आए हैं। अतः खरीदे हुए साहित्यकारों ने ऐसे काव्य का प्रणयन किया जिनसे हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं का कोई संबंध नहीं था। प्रयोगवाद के जन्मदाता अंग्रेजी कवि टी.एस. इलियट माने जाते हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजी माने जाते हैं, ये बात याद रखना। दूसरा है सामाजिक परिस्थिति, पहले होगी राजनीतिक, अब बात कर लेते हैं सामाजिक की। तो प्रयोगवाद में जनता का स्तर और पूंजीपतियों से विद्रोह का स्तर था, इसलिए पूंजीवादी जो थे वो संकित हो उठे थे और कविता को खरीद लिया। जगन्नाथ नलिन के शब्दों में, आभास शोभित जीवन की दैन्य का विषदेशन, ग्लानि का आत्मपीड़न, साधनहीनता की घातक बेबसी, समाज और व्यक्ति की अभिव्यय जन्म आदि की भीड़ चारों ओर से उमड़ रही थी और इस भीड़ की भगदड़ में मिचला कुचला जाता था और दम तोड़ता मानव। अब है साहित्यिक परिस्थिति, चूंकि समय कम है तो इसलिए इसे अब पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ सकते हो ना। ये कविता मैं पढ़ देता हूं। अगर कहीं में तोता होता तो क्या होता, तोता होता, ये तो ता होता, समझ रहे हो? ये क्या ही यार, मतलब ये लाइन है। अब परिभाषा है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो इस प्रश्न को आपको ही पढ़ना है, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा गला है थोड़ा सा बैठ गया है, तो गला बैठ गया है तो फिर यार मतलब कष्ट तो करना पड़ेगा आपको, इतना तो करोगे ना, समझ रहे हो? यहाँ से ठीक है, ये है पूरा आपका आंसर। ज़्यादा कष्ट नहीं करना, यहाँ पे 8वीं तक करना, मतलब एक प्रकार से ज़्यादा नहीं अपन को पढ़ना, ठीक है। वर्ग विशेष का साहित्य भी है, मतलब एक अलग वर्ग का साहित्य रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, चूंकि मैं अभी एक प्रकार से आपको ये बता रहा हूँ कि निष्कर्ष तक आपका प्रश्न होता है समाप्त, और यार इसका आंसर होता है समाप्त, मतलब प्रश्न थोड़ी मतलब समाप्त हो रहा है, आंसर समाप्त होता है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हिंदी निबंध के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। जानते हैं इस मतलब इसके अलग अलग ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जा सकते हैं। अब जानते हैं डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर। हिंदी निबंध का जन्म। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। हिंदी निबंध आधुनिक गद्य साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निबंध का जन्म आधुनिक काल में, यहाँ पर थोड़ा यदि आप लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा, आई थिंक, अरे यार इसको क्या हो गया, चलो कुछ नहीं यार, अब देखो काम तो थोड़ा बहुत चलाना ही होगा, अब जो भी उसमें प्रॉब्लम आई है तो आने दो। निबंध का जन्म आधुनिक काल में ही हुआ है। इस युग में जन्म और विकास की दृष्टि से हिंदी में निबंध की विविध विधाओं का विकास इस क्रम में हुआ है। निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास और कहानी। हिंदी निबंध का आरंभिक पत्रकारिता से प्रभावित रहा, मतलब आरंभ रहा वो पत्रकारिता से प्रभावित रहा, और उसका प्रारंभिक रूप टिप्पणियों में मतलब टिप्पणियों के रूप में था। ये निबंध, लघु निबंध और टिप्पणियां नवोदित हिंदी पत्र पत्रिकाओं के संपादकों द्वारा लिखी जाती थी। यह स्थिति 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर भारतेंदु के समय तक रही। भारतेंदु के साथ निबंध के साहित्यिक रूप का विकास मतलब हुआ था। राजा शिव प्रताप, अबे बोलते नहीं बन रहा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के निबंध राजा भोज का सपना 1839 को हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध माना जाता है। राजा भोज का सपना, तो ये देखो मतलब यदि इसे याद करना है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने राजा भोज का सपना एक निबंध लिखा और ये 1829 में लिखा, और यह प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध माना जाता है। उस समय अन्य कई लोगों ने निबंध लिखे, परंतु निबंध का कोई एक सुनिश्चित रूप उभर कर सामने नहीं आ पाया था। यह कार्य कुछ वर्षों बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन लेखकों द्वारा किया गया। किया गया था। अब मैंने ये दोबारा पढ़ दिया, कोई बात नहीं। निबंध एक नई विधा है, अतः इन लेखकों ने निबंध को अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम बना लिया। इस प्रकार वे लेखक निबंध लेखन की एक स्वस्थ सुव्यवस्थित परंपरा स्थापित करने में सफल हुए। अब हिंदी निबंध के विकास को हम पढ़ेंगे और इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग समझदार हैं और आप लोग पल्लवन करना जानते हैं कि मैंने यदि बता दिया कि भारतेंदु युग में क्या लिखना है तो वो आप लोग लिख सकते हैं। हिंदी में निबंध लेखन का आरंभ भारतेंदु के समय से ही माना जाता है और माना भी जाना चाहिए। तब से लेकर आज तक निबंध लेखन अबाध रूप से चला आ रहा है और
अगणित यानी कि मतलब गिनती नहीं है, इतने निबंध लिखे जा चुके हैं। निबंध के विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः 4 चरण हैं और ये ही वस्तुतः उसके इतिहास के 4 युग हैं। अध्ययन की सुविधा के विचार पर मतलब विचार से हम निबंध के विकास की चर्चा इन युगों के क्रमानुसार ही करेंगे। यथा कौन कौन से 4 एक मतलब युग हैं निबंध के। पहला है भारतेंदु युग, इसे प्रारंभिक प्रयास काल भी कहते हैं। दूसरा है द्विवेदी युग, इसे व्यवस्था या विकास का काल भी कहा जाता है। शुक्ल युग, इसे उत्कर्ष काल भी कहा जाता है। और शुक्लोत्तर युग, इसे आधुनिक काल भी, मतलब निबंध का आधुनिक काल, मतलब ऐसा नहीं समझना तुम कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य का, नहीं भाई, निबंध की बात चल रही है यहाँ पे। भारतेंदु युग 1870 से 1904 तक, द्विवेदी युग 1905 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1940 तक और शुक्लोत्तर युग 1940 से वर्तमान तक। तो ये कुछ निबंध के विकास के क्रम के प्रमुख युग हैं, मतलब इन समय में निबंध का इस प्रकार से विकास हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो संक्षिप्त प्रश्न का उत्तर है वो समाप्त होता है। समय के कारण हम इसे पूरा नहीं कर रहे हैं, इतने में ही आपको एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों से हम आगे की इकाइयों को करने वाले हैं और बहुत जल्दी हम इन इकाइयों को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, छायावादी प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो छायावाद के मुख्य कवि और उनकी रचनाएं, प्रसाद की कामायनी महाकाव्य, सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव, निराला की अनामिका। दूसरा प्रश्न है, नवीन कविता पर प्रकाश डालिए। तो प्रयोगवादी कविता का विकसित रूप ही नवीन मतलब नई कविता कहलाई, यानी कि नवीन कविता कहलाई। दूसरे शब्दों में द्वितीय तारसप्तक के बाद की कविताएं नवीन कविता कहलाती हैं। नवीन कविता में मौलिकता के साथ साथ मतलब नई सूझबूझ एवं सत्य का अन्वेषण है। नवीन कविता नामकरण जगदीश चंद्र गुप्त की देन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, बेचैन शर्मा उग्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये सभी हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। प्रश्न 5, हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो प्रमुख एकांकीकार रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 6, महाकाव्य किसे कहते हैं। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो किसी दिव्य महापुरुष आदि का जन्म से मृत्यु तक का वर्णन जिसे रचना में किया गया हो उस रचना को महाकाव्य कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवारदाई ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, सूर सागर संत सूरदास जी ने, कामायनी जयशंकर प्रसाद ने, साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इस प्रकार से मतलब ये कुछ महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो सबसे बड़े उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, रागे राघव, यशपाल अज्ञे आदि। प्रश्न 8, रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। तो दोनों, अब देखो रेखाचित्र और संस्मरण ये आपकी यूनिट 5 में है और यूनिट 5 मैंने इसलिए नहीं बताया, मतलब इस प्रश्न को कर लोगे ना तो मुझे पता है कि आप पल्लवन करना जानते हो। तो उत्तर में हम लिखेंगे दोनों विधाएं रचनाकार की स्मृति से मतलब संबंधित है। रेखाचित्र भी आपकी स्मृति से याददाश्त से। संस्मरण और रेखाचित्र में मुख्य भेद यह है कि संस्मरण में किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु के वर्णन में एक एक क्षण का भी महत्व होता है, जबकि रेखाचित्र में एक समग्र चित्र उपस्थित मतलब रेखाचित्र है वह एक समग्र चित्र उपस्थित करता है। अतः रेखाचित्र एक चारित्रिक चित्र होता है जबकि संस्मरण चरित्र का दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, रेखाचित्र और आत्मकथा में क्या अंतर है। आत्मकथा वर्णन प्रधान होती है। यह एक प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास है जिसमें लेखक तटस्थ भाव से व्यवहार करता है, पर कहीं कहीं पर तथ्यों को छुपाया भी जाता है क्योंकि हम खुद लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा, ठीक है, तो हम तो भाई अच्छा लिखेंगे, मतलब जो हमारे साथ नकारात्मक चीजें हुई हैं वो थोड़ी हम लिखेंगे, तो ऐसा हो जाता है। जबकि रेखाचित्र में क्या है, लेखक तटस्थ नहीं रहता, वह अपने चित्र अनुभूति और आस्था के रंग में रंगता है।
प्रश्न 10, रेखा चित्र मतलब निबंध और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। निबंध और रेखा चित्र में कई समानताएं पाई जाती हैं। दोनों में लेखक या कलाकार के व्यक्तित्व की गहरी छाप रहती है। दोनों में जीवन और जगत की विविध वस्तुओं के प्रति कलाकार की अद्भुत क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का हृदय में स्थित प्रतिबिंब होता है। दोनों में कल्पना का विशेष महत्व होता है। दोनों का क्षेत्र सीमित है। इसके बाद भी दोनों में अंतर स्पष्ट है। निबंध में लेखक की अनुभूतियां अधिकतर वर्णनात्मक शैली में होती हैं, जबकि रेखा चित्र में चित्रण शैली में मूर्तिमत्ता होती है। अतः वर्णनात्मक शैली का कोई स्थान नहीं है। रेखा चित्र में विचारात्मकता के स्थान पर भावात्मकता होती है, जबकि निबंध में विचारात्मकता की प्रधानता रहती है। निबंध में लेखक अपने विचारों के विश्लेषण में अपने पक्ष की पुष्टि में संस्मरण या ऐतिहासिक पौराणिक पत्रों या कथाओं का सहारा लेता है, लेकिन लेखक उसका मूल उद्देश्य अपने विषय का प्रतिपादन करना है। जबकि रेखा चित्र में चित्रकार चयनित विषय का एक रेखा चित्र बनाकर उसमें कल्पना के रंगों में रंग कर प्राण प्रतिष्ठा करता है। बात करते हैं रेखा चित्र के अगले प्रश्न की, जिसमें है रेखा चित्र के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। रेखा चित्र अन्य समान धर्मा जो विधाएं हैं उनमें से किसी अंशों में समानता रखते हुए भी अभिव्यक्ति प्रकार और शिल्प में भिन्नता रखता है। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर रेखा चित्र के प्रमुख लक्षणों को निम्नानुसार देखा जा सकता है। पहला है, रेखा चित्र में बुद्धि, भावना और कल्पना का सम्मिश्रण होता है। दूसरा है, शब्द रूपी रेखाओं में चित्रांकन किया जाता है। तीसरा है, सूक्ष्म और मर्मभेदी दृष्टि का महत्व होता है। आत्म अनुभूति की अभिव्यंजना होती है। मूर्तिमत्ता अत्यतम शक्ति होती है। वर्णन की अपेक्षा चित्रण होता है। लेखक तटस्थ नहीं होता। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ नहीं होता है। इन्हीं आधार पर रेखा चित्र के कुछ प्रमुख तत्व दिए गए हैं। बुद्धि, भावना और कल्पना की एकात्मकता, मर्मभेदी एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण की दृष्टि, यथार्थ का साक्षात्कार, व्यक्ति, वस्तु या घटना का बाह्य चित्रण, संक्षिप्तता, संवेदनात्मक सघनता, प्रतीकात्मकता, सजीवता, अत्यंत आत्मानुभूति और सजीवता। प्रश्न 12, रेखा चित्र के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक है वर्णनात्मक, एक है संस्मरणात्मक और एक है संवेदनात्मक। वर्णनात्मक में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का चित्र होता है जिसका वर्णन किया जाता है। संस्मरण एक प्रकार से आप ये मान लो कि जिसमें हमें स्मरण करना होता है, और संवेदनात्मक में संवेदनाएं जुड़ी रहती हैं। ठीक है, टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर कुछ टिप्पणी है, ये अपन को नहीं करना है। अब एक छोटा सा प्रश्न और रह गया है, इसे हम समझते हैं। संस्मरण से आप क्या समझते हैं? संस्मरण का रचनाकार की स्मृति से गहरा संबंध होता है। यदि उसकी याददाश्त सही है तो संस्मरण लिख सकता है। इसमें किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु की वर्णना में एक क्षण का भी महत्व होता है। जब कोई रचनाकार करुणास्पद अनुभूतियों को कल्पना का रंग देकर व्यंजनामूलक शैली में व्यक्त करता है और इस तरह अपने व्यक्तित्व की विशेषता का प्रक्षेपण करता है, तो ऐसी रचना यथार्थ रचना संस्मरण कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट है, सम प्लस स्मरण अर्थात सम्यक स्मरण, उस समय का स्मरण। इसका सीधा संबंध अतीत से होता है। इसका संस्मरण यानी कि हम अपने अतीत को याद करना। ठीक है।